अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पंजाब में बिलाखिर हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया। पंजाब असम्बली के 313 से जायद अरकान ने आज हलफ उठा लिया। इनमें हुकूमती इत्तेहाद के 215 अरकान असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 97 अरकान भी शामिल थे। स्पीकर सफ्तान खान ने अरकान से हलफ लिया। नून लीगी अरकान ने स्पीकर से हलफ लेने की इस्तदा की, ताहम स्पीकर ने पहले बगैर हलफ लिए इजलास में वक्फा कर दिया और कहा कि पीटीआई के नामजद वजीर आला असलम इकबाल के वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। पीटीआई के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार असलम इकबाल असम्बली ना पहुंच सके। पंजाब पुलिस की पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने जो दरखास्त है उस पर आईजी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए 14 मार्च तक जवाब भी तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली आमद के मौके पर पहले स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान का यह कहना था कि मैं असम्बली आ गया हूं, देखता हूं अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को दाखिले से कौन रोकता है, जिन अरकान को रोका जा रहा है उनके बारे में पता करता हूं। सिक्योरिटी इसलिए सख्त की गई है कि कुछ को असम्बली में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, कुछ को नहीं दी जा रही। अभी खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। इसहाक डार का यह कहना था कि ऐवान में अरकान की तादाद पूरी ना होना पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी कई दफा ऐसा हुआ कि अरकान के नोटिफिकेशन बाद में जारी हुए। बहरहाल अब मरीम नवाज वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं और पंजाब मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पंजाब में मामलात किस तरह से आगे चलेंगे, मुतवक्के काबीना के नामों पर भी गौर हो रहा है। क्या तरजीहात होंगी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के हवाले से और खास तौर पर पंजाब के साथ विफाक की हुकूमत में, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानते हैं। दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो खुर्रम साहब, मैं विफाकी हुकूमत के हवाले से बाद में आपसे सवाल करूंगा, लेकिन किस तरह से देखते हैं पंजाब में मरीम नवाज का बतौर वजीर आला पंजाब आना, जो ग्राउंड मुस्लिम लीग नून ने खोई है इस इंतखाब में, जो नताइज की तवक्को थी वो नहीं आ सके, आपके ख्याल में वो सब वापस आ जाएगा? सबसे पहले तो आपके नाजरीन के सामने ये जो हकाइक हैं वो रखने हैं कि ये चौथा लगातार इलेक्शन है जिसमें पंजाब के वोटरों ने मुस्लिम लीग नून को असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी या अक्सरियती पार्टी बनाया है। तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है। 2018 में भी मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी जिसे पंजाब के वोटरों ने वोट दिए थे, लेकिन वो फिर जो मैंडेट था वो आपको मालूम है वो जहाजों में भर भर कर लोगों को लाया गया और वो फिर उनको जबरदस्ती हुकूमत दी गई पंजाब की। लेकिन इससे कता नजर अब ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए कि पहली दफा एक खातून वजीर आला बनने जा रही हैं और सबसे बड़े सूबे की बनने जा रही हैं। और चूंकि जितना मैंने कहा ये एक चौथी दफा है कि सबसे बड़ा मैंडेट पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को दिया है, तो बहुत सीनियर यहाँ अरकान सूबाई असेंबली मौजूद है जो पहले भी 12 वजारतों का हिस्सा रह चुके हैं। तो मरीम नवाज साहब के पास एक बड़ा तजर्बाकार पूल मौजूद है जिसमें से वो अपने वज़रा को चुनेंगी। अच्छा। और फिर उनकी जो एक उन्हें मोहम्मद नवाज शरीफ की गाइडेंस भी हासिल होगी, शहबाज शरीफ की गाइडेंस भी हासिल होगी, जिनका बड़ा तजर्बा है पंजाब को चलाने का। और जो सूबे हैं उनको चलाना चूंकि वफाक से मुख्तलिफ है, सूबों में तो अमन व अमान है, वहाँ सेहत है, तालीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारे इशूज जो हैं इनमें जो अगर बेहतर तरीके से अमल किया जाए और जो मुझे यकीन है कि मरीम साहब डिलीवरी के मौके पंजाब को एक साफ, लेकिन असल बात यह है कि जो पिछली हुकूमत के बरक्स एक साफ सुथरी हुकूमत फराहम करेंगी जिसमें फिर अफसरों की बोली नहीं लगेगी और बल्कि उनको मेरिट पर तैनात करके डिलीवरी ली जाएगी उनसे। अच्छा, विफाकी हुकूमत की आपने बात की, विफाक में अब जो सेटअप आ रहा है, आपके ख्याल में बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून का ये दुरुस्त फैसला नहीं है विफाक में इस वक्त हुकूमत लेने का। आपके ख्याल में क्या मुस्लिम लीग नून के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन और है या थी? जी नहीं, ऑप्शन तो हमेशा होती है सियासत में, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी एक दुरुस्त तरीके से, अगर आपको याद हो 10 दिन पहले कहा था कि अगर ये आजाद अरकान जो हैं जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जाने जाएंगे वो अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो वो कोशिश कर लें, लेकिन वो नाकाम रहे।
तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुआशी सूरत हाल में बल्कि 2018 से इस ग्रिप में है कि हम ये बेयकीनी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मुईशत को बड़े संजीदा चैलेंजेस का सामना है। IMF का प्रोग्राम जो है अगला वो सर पर खड़ा है, और वो 2018 की जो भयानक गलती, फाश गलती PTI ने की थी कि वो 6 महीने तक बल्कि 8 महीने तक नहीं गए थे IMF के पास, तो ज्यादा वो गलती नहीं दोहरानी। IMF के पास बहरहाल हमें जाना है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ज्यादा चैलेंज जो आने वाली हुकूमत का है वो इस चीज का होगा कि क्या हुकूमत अपने पहले जो साल या सवा साल है उसमें महंगाई को कम करने में कामयाब होते हैं। जो बिजली और गैस के बिलों का एक बहुत बड़ा इशू है उसको कम करने में कामयाब होते हैं। और जो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट एक्सटर्नल बैलेंस है उसमें अगर बाहर के हमारे दोस्त ममालिक से एक बड़ी सरमायाकारी आती है तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। और फिर आप देखेंगे कि जो जमातें क्या हो सकेगा, हुकूमत में नहीं भी है वो शामिल हो जाएंगी। मुश्किलात तो आपके लिए बहुत हैं। IMF प्रोग्राम जिसके हवाले से तो जो है वो बानी PTI ने एक खत भी लिख दिया है IMF को, लेकिन जो डोनर्स हैं, जो पाकिस्तान के जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात है, जिन ममालिक से तवक्को है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल मौशी मामलात में जो मदद करे, उसके लिए तासुर ये था कि मियां नवाज शरीफ के आने से वो मामला ज्यादा आसान होंगे। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम तर सोच है कि अब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ेगा, बाहर से पैसे भी आ जाएंगे, ऐसा हो सकेगा? इतना आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं है, ये तो एक मुश्किल मरहला है। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत की मुआवनत के लिए पंजाब में भी और वफाक में भी पूरी तरह मौजूद हैं, और उनकी अगर खारजा उमूर में भी उनकी जरूरत होगी तो वो जरूर अपनी जो मौजूदगी से हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। इशू यही है कि जो स्टेबलाइजेशन का चैलेंज है वो अगले इंशाल्लाह 15 माह में अचीव हो जाएगा। लेकिन ये बहुत, मैं इसकी आपके प्रोग्राम में सख्त तरीन मजम्मत करना चाहता हूँ जो IMF को खत लिखा गया है। ये सरीहन मुल्क दुश्मनी है कि बैनुल-अक़वामी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात पर कोई मॉनिटर मुकर्रर कर देना या उनको कोई इसमें जो है ना वो इम्तिहान लेने की पोजीशन में ले लेना, ये दुरुस्त ना पहले था और ना अब है। आपको मालूम है 2022 में भी इन्होंने एक मजमूम कोशिश की थी, 3 वज़राए खजाना, एक साबिक थे और 2 एक पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, यदि हम अपना प्रोविंशियल सरप्लस वापस नहीं करते तो इनकी IMF से डील नहीं होगी। और यही लोग हैं जिन्होंने धरने में भी IMF को ओए करके बुलाया था कि भी तुमने अगर कर्जा दिया तो हम वापस नहीं करेंगे। तो ये एक मुस्तकिल PTI की रविश है कि वो अपनी सियासत के लिए किसी भी चीज की बलि चढ़ा सकते हैं। और अगर ये खत लिखा है इन्होंने, इसके बारे में अभी भी शुबात है कि लिखा है कि नहीं लिखा गया, लेकिन अगर लिखा है तो पाकिस्तान के मफाद को मुश्किलात तो आपके लिए वो पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और फिर ऐसे वक्त में जाहिर बात है जहां पर एहतजाज, इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है उसके हवाले से भी जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अब ये आने वाले जो 5 साल है, ये हुकूमत कहीं ऐसा तो नहीं कि फायर फाइटिंग में ही मसरूफ रहेगी? नहीं, हमारे तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने जब ये हुकूमत में थे तो 2021 में इन्होंने ऑपोजिशन को बजट की किताबें वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर मारी थी। तो हमें तो आदत है, हमने 126 दिन का धरना भी सहा इनका, जिसे वो सियासत कहते थे, लेकिन उसका असल जो मकसद था वो कि CPEC जो है वो 8 महीने की ताखीर हुई। पाकिस्तान के कौमी वफाद को उस धरने ने भी नुकसान पहुंचाया। फिर जो वो धरने का टेस्ट हुआ, जैसे आज की जिसकी आपकी तरफ तवज्जो आपने दिलाई है कि जी ये तो इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी इन्होंने इलेक्शन को क्वेश्चन किया था। लेकिन जब धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने की प्रोसीडिंग्स हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे सबूत रद्दी करार दिए और कहा कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो लिहाजा ये झूठ का बाजार और सियासत की खातिर कौमी मफाद को कुर्बान करने की जो रविश है वो इंतहाई मज़मूम है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे। और पंजाब जो हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ है, मरीम नवाज नामजद वजीर आला पंजाब है, मुस्लिम लीग नून के पास वहां पर एक वाज़ेह अक्सरियत है। मोहम्मद इलियास हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनकी तरजीहात मरीम नवाज की क्या होने वाली हैं पंजाब के अंदर।
इलियास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलियास, ये बताइएगा क्या नाम आ रहे हैं काबीना के हवाले से, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि सीनियर लोगों की जगह तरजीह दे रही है या देना चाह रही है मुस्लिम लीग नून नौजवानों को, तो इस हवाले से क्या इतलात है? काबीना की तश्कील किस तरह से होगी? कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, काबीना की तश्कील के लिए तो अभी जो है, अभी तो गवर्नमेंट बना रहे हैं, अभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान का इंतखाब होगा। उसके साथ ही जो इसके बाद जो कैबिनेट का फिर बाद में डिसीजन तो मेरे ख्याल हो चुका हुआ है। इनके जो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो चाह रही हैं कि जो आजमाए हुए लोग नहीं, जो उनके करीबी जो नए यूथ हैं उसमें से उनका इंतखाब किया जाए, और वो ये वही लोग हैं जो उनके दायरे में होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जिनमें खवातीन भी हैं और जो दूसरे बंदे भी हैं, उनकी लॉबी के वो हिस्से में आएंगे और कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3 हिस्सों में कैबिनेट बनाई जाएगी पंजाब की, और पहले मरहले में इतनी बड़ी नहीं कैबिनेट होगी कि जी 55-56 जो मिनिस्टर्स बना दिए जाएं, तो ये थोड़े मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे। इसमें पहले जो 17-18 रुकनी काबीना बनाई जाए शायद, उसके बाद फिर इसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उसमें जो ज्यादातर जो लोग हैं, जो अब देखिए मरीम औरंगजेब वफाक से पंजाब में आई हैं, तो वो उनको इस तरह लेके आए तो जो तजर्बाकार लोग हों, जो नौजवान हो, उनके साथ उनकी कैबिनेट में वो चलें। जिस तरह स्पीकर का इंतखाब भी हुआ कि स्पीकर को जो मलिक अहमद खान साहब का लिया जा रहा है, और जो दूसरा जहीर चन्नड़ का लिया जा रहा है, जो नौजवान लिए गए हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो इसी तरह जो कैबिनेट है उसमें ज्यादातर यूथ की लिए जा रहे हैं लोग, तो उनको शामिल किया जाएगा ताकि बेहतर अंदाज से काम कर सके। क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा का अपना एक विजन है, अपना एक स्टाइल है, तो वो उस स्टाइल के मुताबिक ही काम करेंगी, क्योंकि एग्रेसिव होकर। लेकिन इसमें इलियास ये बताइएगा, इससे पहले जो पंजाब की सियासत थी, पंजाब की जो सियासत थी और खास तौर पर जो MPs थे वो कनेक्टेड थे शहबाज शरीफ के साथ, हमजा शहबाज के साथ, और मुकम्मल तौर पर जो है वो मामलात जो है वो उनके हाथ में थे। अब क्या जो फैमिली है, शरीफ फैमिली के अंदर ये मामला भी मुख्तलिफ होने जा रहा है? क्या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ का कोई अमल दखल आपके ख्याल में होगा या हो सकता है जो पंजाब हुकूमत जिस तरह से चलाई जाएगी? देखें जी, आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन में भी और अभी भी देख लें कि हमजा शहबाज को सारा साइलेंट किया गया है, और साइलेंट करके यानी कि एक किस्म का वो किसी किस्म की नहीं कर रहे, इंटरफेरेंस नहीं कर रहे पंजाब की सियासत, खासतौर पर लाहौर की सियासत में बड़ा उनका एक ग्रिप हासिल है, वो उनको साइलेंट कर दिया गया है। जबकि शहबाज शरीफ भी इसमें इतनी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे पंजाब के मामलात में। अगर जो उनको सिर्फ वो फेडरल के मामलात वगैरह वो देख रहे हैं, जो सारी गाइडेंस इनको आ रही है मियां नवाज शरीफ की जानिब से। मियां नवाज शरीफ ने जो टारगेट दिया है शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, वो जो टारगेट दिए, और हमजा शहबाज आज से नहीं, आज से 2-3 साल पहले कि वो साइलेंट हैं और बिल्कुल वो इतनी सियासत उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह वो किया करते थे। हर हल्के में, हर घर में चले जाते थे, कारकुनों के घरों में अपने लोगों के मिलने मिलाने, और कोई ना कोई इवेंट वो जरूर रखते थे। लेकिन अब वो देख लें बिल्कुल साइलेंट हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं रख रहे ना। वो पॉलिटिकल जो पंजाब में सब लोगों से आपस में मुलाकात, मेल मुलाकात और एक्टिव करने के लिए कारकुनों को रखते थे, वो बिल्कुल एक सिलसिला खत्म हुआ। तो सियासत का जो महवर है वो सिर्फ रायवंड, जाती उमरा और इस साइड पर ही चला गया। तो देखिएगा ज्यादातर जो ऑपोजिशन के हवाले से बताइएगा, मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए भी ये सुनने में आ रहा था कि कोशिशें की जा रही हैं, अगरचे उनको पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे रखे हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबरान जो है वो आज नहीं पहुंच सके। तो ऐवान नामुकम्मल होने के बावजूद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का कल इंतखाब हो जाएगा और उसके बाद वजीर आला का इंतखाब होगा। देखिए जी, आज 313 अरकान ने जो है 371 के अवाम में से 313 ने आज जो है वो आपने हल्फ लिया है। तो उसमें से 98 थे वो अपोजिशन के थे अरकान, अगरचे जिन्होंने एहतजाज भी किया, और उनको ये भी था कि उनके जो अपोजिशन जो क्या कहते हैं, जो अपोजिशन तो नहीं का भी हो रहा है क्योंकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तो उसमें जो नामजद जो उनकी जानब से थे सुन्नी तहरीक की जानब से मियां असलम इकबाल, उनका था कि वो आ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये भी अफवाह उड़ी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर स्पीकर साहब ने कहा उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करेंगे ताकि उनको लेके आया जा सके, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और उनके 4 तक जो राहदार जमानत भी है, और
उसमें अभी कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आई, ना गिरफ्तारी है। पुलिस अलबत्ता बहुत ज्यादा लगाई गई थी, ना सिर्फ असेंबली में, मुख्तलिफ चौकों में लगाई गई थी, सादा कपड़ों में भी थे, ताकि कहीं नजर आए तो उनको उधर ही से पकड़ लिया जाए और पकड़ के जेल में पकड़ के मुंतकिल कर दिया जाए उनको, जो भी हो। अलबत्ता एक केस तो नहीं ना, कई केस डले होंगे अभी, 9 मई वाले तो नहीं होंगे, कई और दूसरे भी केस होंगे। आज बल्कि बड़ी पुलिस थी, बड़ी प्रिजन वैन थी और काफी गाड़ियां थी, ताकि कोई एहतजाज हो या कोई नजर आता है तो उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन ऐसे सच कुछ नहीं हुआ। सुनने में आया कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ठीक। राइट, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ, और बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। IMF को खत लिखने के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ पर खासी तनकीद हो रही है, लेकिन बानी PTI इमरान खान वो खत लिखने पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उन्होंने आज अदालत में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से IMF को खत लिख दिया है और आज ये खत चला भी गया होगा। वो खत इसलिए लिखा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कौन वापस करेगा। नून लीग के रहनुमा जो है वो बानी PTI के IMF के के अमल को मुल्क की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। इसहाक डार का यह कहना था कि उन्होंने अपने मफाद के लिए IMF को खत लिखकर मुल्क की सलामती को खतरे में डाला है। खत लिखना अफसोसनाक है और साथ ही साथ काबिल मजम्मत भी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर जो शहरी रहमान है, उन्होंने IMF को जो खत लिखना का मामला है इसकी मजम्मत की है और कहा है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। इस तरह के खत लिखने का मकसद आखिर क्या है। तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो। PTI की जानिब से IMF को खत लिखने से मुतालिक सवाल पर IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने भी आज कहा कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात या इस हवाले से किसी नुक्ते पर बात नहीं करेंगी। इक्तसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतजिर हैं। अब ये जो मामला है इस पर दोनों तरफ से आरा सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज ये भी मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर की जगह अब बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो लीड करेंगे। जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने वाले हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला पहले ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। और फिर दूसरी अहम बात, ये मखसूस नशिस्तें जिनको हासिल करने की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोशिश कर रही है, आखिर इसके लिए पार्टी की क्या हिकमत होगी। इस पर बात करने के लिए सीनियर लॉयर और तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, ये तो पहले जो IMF को खत लिखने का मामला है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ बैरूनी मुदाखलत को दावत दे रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे तो मैं कल मौजूद नहीं था। अली जफर साहब और बाकी दोस्त गए थे, जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और खत लिखा गया या नहीं लिखा गया अभी उसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुए थे इमरान खान साहब के, उसके साथ जो तय हुआ था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों ताकि जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आए वो रिफॉर्म्स कर सके। जो $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत ऊपर का और अशराफिया वो तबका खा रहा है, जो मेरे और आपकी जेब से पेट काट के हम उनको टैक्स की मद में देते हैं, तो उस सूरत में जब तक पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी, ना तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो स्ट्रॉन्ग फैसले कर सके, ना उसको पब्लिक सपोर्ट होगी, ना उसको वो उसके अंदर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी होगी को इस तरह की पॉलिसीज बना के अमल दरामद कर सके। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो IMF के सामने घुटने टेक के अगर आपने बिजली का बिल 16 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए पे पहुंचा दिया और 70 रुपए से बढ़ाकर आपने 170 रुपए पे पहुंचाना है, अगर गैस के बिल्स आपने 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया और 5000 से बढ़ाकर आपने 20,000 करना है, तो वो और जिसके जरिए न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होने की वजह से कारखाने ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। आप लोगों की पहले भी इलेक्शन से पहले भी शुएब शाहीन साहब मुलाकात हुई थी तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की IMF के साथ, तो क्या कोई IMF की तरफ से कहा गया था कि अगर इलेक्शन ठीक ना हो तो हमें बताइएगा, या IMF की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इंश्योर कराएंगे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो क्योंकि इस खत लिखने के मोटिव के ऊपर काफी बात हो रही है कि इस तरह का खत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात
को कम करने की नीयत है। पहली बात तो यह है कि उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, हमने कहा था कि हम उसको, इमरान खान साहब ने बताया कि हमने उनको कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे आपके प्रोग्राम को, बशर्ते के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी, जो भी आए, हम आए, कोई और आए, तो उसके साथ वो पॉलिसीज बना सकेगी जिसके जरिए रिफॉर्म्स ला सकें, जिसके जरिए कट लगा सकें अशराफिया के ऊपर, जिसके जरिए गरीबों के ऊपर जुल्म न ढाएं, गरीबों पे वो उसको पास ऑन न करें। जो कुछ भी वो कहें कि जी टैक्स बढ़ाओ तो आप, या आप खर्चे कम करो तो आप उठा करके उनके ऊपर डाल दें, जैसे PDM-1 की सूरत में आपने सामने देखा जो कुछ उन्होंने किया। तो दैट वाज द कंडीशन प्रेसिडेंट जिसके लिए हमने ताउन का फैसला किया था। तो मगर आज अगर इन हालात में ये एज इट इज इसको बढ़ा देते हैं तो फिर 170 रुपए बिजली के यूनिट के लिए तैयार हो जाएं, फिर उसके लिए आप 2 लाख रुपए महीने का बिल देने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके घर में 5-10 4-5 कमरे हैं और 10 ट्यूब लाइट्स हैं, और वो 50,000 तो आज दे रहा है, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए देगा। ये सस्टेन कैसे कर पाएगी? एक और मामला, जो पार्टी के कल फैसला हुआ कि अब बैरिस्टर अली जफर लीड करेंगे, आज उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को नाअहली और खराब कारकर्दगी की बिना पर जो है वो रिप्लेस किया गया है। तो क्या वाकई उनकी रिप्लेसमेंट इसी वजह से हुई है? देखिए, मैं तो कल नहीं जा सका हूं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो अली जफर साहब की बात की है, बल्कि मुझे अभी नसीम ज़ारा के शो में मैं था तो वहाँ रिकॉर्डिंग के दरमियान नसीम ज़ारा कह रही थी कि अली जफर ने माजरत कर ली है कि वो आगे आए। और जिस दिन गौहर के साथ फैसला हुआ था उस दिन भी ये फैसला हुआ था कि हामिद खान साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि वो पार्टी चेयरमैन संभाले, लेकिन हामिद खान साहब ने माजरत कर ली थी, फिर गौहर को कहा गया था। मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान साहब का फैसला है, क्योंकि ये केयर टेकर के तौर पर प्रैक्टिकली आना है, क्योंकि इमरान खान साहब जब मुकदमात से फ्री हो जाएंगे या उनके आर्डर सस्पेंड हो जाएंगे तो ही विल बी द चेयरमैन एंड ही इज द चेयरमैन, क्योंकि सारे फैसले उन्होंने करने हैं। तो लिहाजा टेम्परेरी फेज के लिए किसी को भी एम्पावर किया जा सकता है और किसी को भी दिया जा सकता है ये टास्क, और वो जो भी फैसला होगा वो खान साहब की नॉमिनेशन पे ही होगा, और जो खान साहब का फैसला होगा वो हम सब तस्लीम करेंगे। ठीक है। और मामला रिजर्व सीट्स का जो है, अभी इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें जो कोटे में बनती थी या फार्मूले के मुताबिक बनती थी उनको खाली छोड़ दिया है। आपके ख्याल में अभी भी कोई चांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन मखसूस नशिस्तों के हसूल का? अगर हम सूबाई असम्बली का फार्मूला देखें तो ऐसे लग रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर भी जो है वो फिर नशिस्तें खाली रहेंगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती तो रूज़े अव्वल से आया है। जिस तरह उन्होंने हमसे सिंबल निशान छीना, जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले किए, जिस तरह इलेक्शन के दिनों में भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के चक्कर में सारा दिन इमरान खान के पास वहां जेल में बैठे रहते थे। उनको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो उन्होंने कराना था वो उसमें तो बुरी तरह नाकाम हुए, और जिस तरह इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके उनको उनकी सारी बदमाशी को, उनकी करप्शन को और उनकी डाकाजनी को और मैंडेट चोरी करने को जायज करार दिया है, ये तो बदतरीन किस्म की सिर्फ धांधली नहीं है, ये डाकाजनी है, और जिसमें शरीके कार है कमीशन बुरी तरह। लेकिन अब उनसे कोई तवक्को हमें नहीं है कि वो वाकई फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में जो नाकाम हुए हैं वो हमें हमारा जो हक और हिस्सा है वो सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये पब्लिक का हक है, जिनको अवामी नुमाइंदगी मिली है, जो कि 180 के करीब सीटें थी उसको कम करके 92-93 पे लाया गया। अब उसके ऊपर भी वो हिचकिचा रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ड्यू शेयर होता है वो उनको दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो जिनको लोगों ने एक वोट दिया है, सपोर्ट दी है, आप उनका शेयर खा जाएं। आईन देता है, कानून देता है, और आप कहें कि हम वो रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देते, तो ये बदतरीन किस्म की एक रिगिंग होगी, बदतरीन किस्म की एक नाइंसाफी होगी। और अगर ना दिया गया, जो कि अभी तक फैसला उन्होंने नहीं किया, ना दिया गया तो हमें हक हासिल है कि हम कोर्ट में जाए और उस पर हम फैसला लें। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बातें तहरीक इंसाफ के जो हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एमक्यूएम वफ्द ने नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज मुलाकात की। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुकूमत साजी के सिलसिले में नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इन्होंने इजहार किया था। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि उन्हें अभी तक पावर शेयरिंग में कोई कमिटमेंट नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक नून लीग की कमेटी से जो मीटिंग हुई, एमक्यूएम इस पर भी कोई खुश नहीं है और एमक्यूएम का मौक़िफ़ यह है कि शहबाज शरीफ के लिए नेक जज्बात है लेकिन हालात में साथ चलना मुश्किल होगा। ज़राए एमक्यूएम का यह भी कहना है कि ये जो मामलात हैं अब इस पर इनको हल करने की इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। रोजनामा जंग की एक और खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नून लीग ने एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरशिप देने की भी यकीन दहानी कराई थी। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में हुए थे। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने वजारतों के हवाले से भी कहा कि अभी वजारतें लेने का मामला तय नहीं हुआ। एमक्यूएम क्या सोच रही है, क्या तरजीहात है पार्टी की, किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है? एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर अरशद वोरा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज मुलाकात में क्या बात हुई है शहबाज शरीफ से जो है वो हुकूमत साजी के हवाले से? देखें, आपको ही पता है कि चीजें जो हैं वो हर चीज एकदम से तय नहीं हो जाती। स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स टू गो और अभी भी जो है वो पहले स्टेज पे जो बात हो गई है और अभी कंटिन्यू है। अभी मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में दोबारा फिर मीटिंग में बैठना है। असल जो इशू है, सारा इशू एमक्यूएम का जो इशू है, मेन इशू, वो आपको पता है कि गवर्नर की जब बात आई और पीपल्स पार्टी ने जो है वो कहा कि हमने पीएमएलएन को दे दी है 2 गवर्नरशिप्स, तो ये भी एक तरीके से जब हमें पता है कि एमक्यूएम का जो गवर्नर है वेरी सक्सेसफुल गवर्नर, मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली किसी भी गवर्नर ने इतने शॉर्ट स्पेल में उसका डिलीवरेंस लेवल ये कभी भी नहीं रहा। जो आज 50,000 स्टूडेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स 50,000 स्टूडेंट एक दिन में रोजाना की बुनियाद पर वो कोर्स कर रहा है। 3.5 लाख लोगों को जो है पिछले रमजानों में राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आज इस दफा फिर उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तो खैर एनीवे, ये तो मैं सिर्फ अचीवमेंट बता रहा हूँ और इन ए वेरी शॉर्ट स्पेल। बहरहाल इस पे तो वो मानते हैं कि गवर्नर ठीक है। अच्छा, अरशद वोरा साहब, अब मेरा ख्याल है अरशद वोरा साहब का कनेक्शन जो है वो उनसे दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अरशद वोरा एमक्यूएम के रहनुमा बात कर रहे थे। जिस मुलाकात का मैंने इससे पहले जिक्र किया वो मुलाकात भी जो है वो हुई और अभी उनका कहना है कि अभी एक और सेशन जो है वो होना है। अरशद वोरा साहब, बात मुकम्मल कर लीजिए, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि एमक्यूएम के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह से ये कोलिशन बन रहा है, क्या वाकई एमक्यूएम का कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून को भी बताया गया है आज की मीटिंग में? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात और डिमांड्स, तहफ़्फ़ुज़ात भी वही होते हैं जब डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती। अच्छा, हमारी डिमांड में और पीएमएलएन की डिमांड में जो उन्होंने अपना मंशूर पेश किया है, हमारा मंशूर पहले आया है और उनका जो मंशूर है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम बल्दियाती इदारों को बाख्तियार करेंगे, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हमने की है, उन्होंने भी की है, लेकिन प्रॉब्लम शायद यहाँ पर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है और उसके लिए पीपल्स पार्टी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का पिछले दिनों बयान देखा होगा, नवीद कमर का और एक आध और मेरे जहन में नाम नहीं है अभी। उन्होंने कहा था कि हम तो जो है 18वीं तरमीम के तहत सूबों के जो एनएफसी अवार्ड के जरिए जो परसेंटेज है उसमें इजाफा करेंगे। तो हमारा तो सबसे बड़ा शिकवा यही है कि आप ये जो फंड्स मिल रहे हैं इसको कम से कम जो है, जिस तरीके से एनएफसी है, आपने कहा कि हमने तो 18वीं तरमीम लाके और हमने बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन 18वीं तरमीम को उसके ट्रू सेंस में आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने इख्तियारात को निचली सतह तक। वोरा साहब, ये तो पीपल्स पार्टी 3 पार्टनर्स हैं, आप बड़े पार्टनर हैं, पीपल्स पार्टी जो है और मुस्लिम लीग नून है, तो ये फिर पीपल्स पार्टी और आपको तो इकट्ठे चलना पड़ेगा। आपके ख्याल में चल सकेंगे पीपल्स पार्टी के साथ विफाक में, कोलिशन में? देखें, यहाँ पर बात हो रही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा, ये दूसरी जो पार्टियां हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन में बैठने जा रही हैं,
ये भी हमेशा कहती रही हैं कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए। पीएफसी अवार्ड जो है वो अमल में आना चाहिए। पीएफसी अवार्ड का मतलब ये है कि जैसे एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही पीएफसी अवार्ड के थ्रू जो है तमाम इख्तियारात को, फाइनेंशियल इख्तियारात को भी यूनियन काउंसिल तक, तहसील तक, डिस्ट्रिक्ट तक आना चाहिए। अच्छा, जब हम ये बिल तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम असेंबली में जब बैठेंगे तो हम बिल फ्लोट करेंगे, और बिल जब फ्लोट होगा तो उसमें लोगों की असलियत सबकी सामने आ जाएगी कि कौन अवाम से सच बोलता रहा है और कौन अवाम से झूठ बोलता रहा है, बिकॉज इट वाज डिमांड ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है ना जी, राइट जी, सॉरी आप। और वो साहब, सूबाई असेंबली के हवाले से आप लोगों ने क्या फैसला किया है? क्या हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ जाना है या ऑपोजिशन में बैठना है? देखिए, कल इजलास है सिंध असेंबली का, इजलास है और डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के पास पूरे नंबर्स हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं है किसी की, तो हमें अभी अपोजिशन में ही बैठना है और अपोजिशन में बैठ के जो है हम अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे और पीपल्स पार्टी जो काम अच्छे करेगी उसको सराहेंगे। पीपल्स पार्टी कहीं गलत कर रही होगी तो उसको रोकेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे। हम एक जिसको कहते हैं कि मैं इसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की बात नहीं करूंगा, बट सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए हमारे मेंबरान वहां पर बैठेंगे। और जहां तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी को भी अब जो है 15 साल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी को अब चाहिए कि अब जो है एटलीस्ट जो है इस सूबे में कुछ टर्न अराउंड करे, पैसा लगाए इस सूबे को, जो है इस सूबे को जिस तरीके से इस सूबे का हाल है, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सीवेज सिस्टम, वाटर इश्यूज, मतलब ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यू नेम इट, देयर आर मल्टीपल इश्यूज इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और ये एड्रेस नहीं किया तो फिर बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतादा मूवमेंट के रहनुमा, बात कर रहे थे एमक्यूएम की तरजीहात के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बलूचिस्तान असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। पीपल्स पार्टी और नूनी को बलूचिस्तान असेंबली में खवातीन की 3 मखसूस नशस्तें मिली हैं, जबकि JUI को खवातीन की 2 नशस्तें मिली हैं। नेशनल पार्टी ANP को खवातीन की 1 नशस्त मिली है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली में भी मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने फार्मूले के हिसाब से आज़ाद उम्मीदवारों को जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं उनको मिलने वाली नशस्तों को खाली छोड़ दिया है। इससे क्या फर्क पड़ सकता है और सबसे आम मामला कि वफाक में क्या यही फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। कंवर साहब, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने नशस्तों को खाली छोड़ दिया है जो कोटे के हिसाब से आज़ाद उम्मीदवार या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लीजिए उनको मिलनी थी। आपके ख्याल में किस बुनियाद पर यह इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और ये क्या मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो ये सीटें दे या ना दे? देखो, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो जो ये रिजर्व सीट का मामला जो है उसको अपने इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 104 सब सेक्शन 2, 3, 4 उसको मद्देनजर रख रहा है। उसमें उसको तमाम हालात को, सियाको सबाक को भी देख रहा है। साथ साथ उसके आइन का आर्टिकल 224 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। तो अब ये सारी जो बड़ा उसके अंदर इसलिए सोच विचार हो रही है कि माजी में भी कोई ऐसी कोई रवायत तो नहीं है कि जब कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान जो है वो उसमें उनको सीटें दे सके। लेकिन बात नजर ये आ रहा है कि बहुत पे गौर खोज हो रहा है। अभी तक भी जो है 26 तारीख को डेट डाल दी है, जबकि कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात तो हो चुके, लेकिन साथ साथ अब सूबाई असेंबलियों के भी जो है वो हल्फ वफादारी पंजाब की आज हो चुकी है, कल सिंध की होनी है और 29 तारीख को तो खैर बहुत दूर है, वो तो कौमी असेंबली का हल्फ वफादारी होनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात यह है कि जनाब कल पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, तो वहां कोई इतराज ना लगा दे कि जनाब जब तक ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, वो तकरीबन पंजाब में तो 34 सीटें जो है वो फिलहाल तो पेंडिंग। आपके ख्याल में कंवर दिलशाद साहब क्या इस तरह से ऐवान नामुकम्मल रह सकता है? आप
मैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हालांकि तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन दे देती है। आपको याद होगा कि जब फ्लोर क्रॉसिंग का वक्त आया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन दी थी आइन के आर्टिकल 63(1) में कि आप वोट तो यानी अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे तो वोट तो आप कास्ट कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, उसकी मैं गिनती में नहीं ला सकते। वो जो सदारती रेफरेंस किया था इमरान खान की तरफ से, उस जमाने वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उमर बंदयाल साहब ने बड़ा सख्त फैसला देकर मुल्क में सियासी तौर पर तमाम मामलों को कंट्रोल कर लिया था। बाकायदा फ्लोर क्रॉसिंग हो गई लेकिन वोट भी कास्ट हो गया, उन्होंने अकाउंट ना करे, जिसमें 25 मेंबर सफाई असेंबली के उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिसीट कर दिया उसी ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। बाद में लेकिन अभी आपको क्या लगता है जो फार्मूला अभी सूबों में अप्लाई हुआ है जहां पर ये नशिस्तें खाली रह गई हैं, तो विफाक के लिए अब इजलास तो बुलाया है इलेक्शन कमीशन ने मशावरत के लिए, तो विफाक में भी वही फार्मूला अप्लाई होगा? जैसे तो डिले हो रहा है ना उस पर तो हमें तो ये लग रहा है कि इलेक्शन के पाकिस्तान के पास इख्तियार तो है कि वो अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। जो मैंने बार बार आपको हवाला दिया, जो हमारी वकला बरादरी है वो आमतौर पर वो सेक्शन 4 की तरफ उनकी निगाह नहीं गई, तो वो अगर सेक्शन 4 को देखा जाए तो उसमें तो बेपनाह इख्तियार होते हैं। हमें खुद कभी इस्तेमाल हमने नहीं की। लेकिन अब एक और आप देखें रियान साहब, एक और बड़ी बात देखें कि जब तहरीक इंसाफ ने वो जब बैठ का निशान वापस ले लिया गया तो उन्होंने एकदम एक ऑर्डर जारी किया कि तमाम जितने भी कागजात नामजदगी जो दाखिल करवा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी में अपने कागजात नामजदगी में उसका जिक्र कर दें। तो वो सारे लोग उधर जा रहे थे नजरियाती पार्टी की तरफ, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फरमान जारी किया कि आप सेक्शन 4 के तहत आप जो हम हुक्म जारी करते हैं कि आप उस नजरियाती पार्टी में तहरीक अब जमा करवाएंगे कागजात नामजदगी, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को हुक्म जारी कर दिया था कि इनके कागजात को मुसरत कर दें। अच्छा ठीक। तो ये उन्होंने उसमें सेक्शन 4 का इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो बहरहाल खत्म बात हो गई, वो कहीं भी नहीं गए, फैसला हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़े, अपने आजाद सिंबल से इलेक्शन लड़े। तो अब इतनी बड़ी भारी मेजॉरिटी के तहत अभी पार्टी असेंबली में भी आ गई है। कौमी असेंबली में इतनी बड़ी तादाद है, 89 के लगभग है, 88 है, 89 है। यहाँ पे सूबाई असेंबली में 109 और 106 के लगभग इनके वहां पहुंचे हुए हैं। सीनियर असेंबली में भी 4 हैं, बलूचिस्तान में भी 4 हैं और सारा इनका यकीनन कुछ ना कुछ करना होगा। बहुत शुक्रिया। कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत, अल्लाह ने के बाद।